जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है वीकली करंट अफेयर्स 7 से लेकर 14, मतलब इस महीने का ये सेकंड वीक है। इस महीने के सेकंड वीक का ये दूसरा वीकली करंट अफेयर्स है, उसका दूसरा पार्ट है जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल और डिफेंस न्यूज की। तो इस सप्ताह में कुछ खबरें ज़्यादा थी, इसके लिए बाई पार्ट वीडियो लेकर आना पड़ रहा है और सेगमेंट वाइज हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके पहले हमने नेशनल न्यूज़ को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल और डिफेंस के न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और लगातार आप इस वीडियो के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रख पाएँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने सेशंस के अंतर विभिन्न इंटरनेशनल न्यूज़ की चर्चा करते हैं। आज जो सबसे पहला न्यूज़ निकल कर आ रहा है इस वीक का, वो आपने देखा होगा। ये दैनिक जागरण से ये न्यूज़ कटिंग लिया गया है, जहां चर्चा की जा रही है पाणिनि के जन्म स्थल को देवभूमि के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ये केपी शर्मा ओली का ये स्टेटमेंट है, नेपाल के जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा है, यहाँ पे काठमांडू का ये न्यूज़ है, यहाँ पे कहा गया है आपको इतिहास जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने पाणिनि का जिक्र पढ़ा, देखा हुआ है, सुना हुआ है। पाणिनि एक प्रसिद्ध जो व्याकरण के रचयिता हैं और उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उसको यदि याद आ रहा होगा तो अष्टाध्यायी जैसी किताबें जो है उन्होंने लिखी हुई हैं। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे एक न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ को आप एंशियंट हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का तो हिस्सा ये है ही। क्या खबर है जरा देखें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने, अभी केपी शर्मा ओली हैं, ने बुधवार को कहा कि संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि की जन्मस्थली को देवभूमि के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अब इनका जो ये डिमांड है कि पाणिनि का जो जन्मस्थली है वो जन्मस्थली बेसिकली कहाँ है, नेपाल में है। और इस जगह को, यही कारण है कि इस जगह को किसका नाम देना चाहिए, देवस्थली का जो है वो एक टैग देना चाहिए। ओली अघोखांची जिला, ये जिला कौन सा है इसको याद रखिएगा, ये अघोखांची जिला है नेपाल का और जिले के पानी ग्रामीण नगर पालिका, मतलब दो चीज़ें हैं वहाँ पे। आप देखेंगे कि नेपाल के अघोखांची एक जिला है, नेपाल का एक अघोखांची जिला है और वहाँ पे एक पाणिनि नाम का क्या है, ग्राम है, जहाँ जिसको बेसिकली पाणिनि जी का जन्म स्थल माना जाता है और उन्होंने वहीं पे रह के तप किया था, इसलिए उनको वहाँ उस एरिया को उनका तपोभूमि कहा जाता है। और प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि सरकार इस क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाएगी। सम्मेलन में उनकी विरासत पर प्रकाश डाला गया है और ऐसा माना जाता है कि 400 ईसा पूर्व, है ना, 400 ईसा पूर्व की बात कर रही है। मतलब ये कौन सा एज चल रहा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये महाजनपद का जो है उस समय के बाद का समय है, महाजनपद के बाद का समय है, क्योंकि 400 ईसा पूर्व के 1000 ईसा पूर्व जो है लगभग हमारा कौन सा है, लौह युग शुरू हो गया था। 600 ईसा पूर्व आपको याद आ रहा होगा कि महाजनपद का काल चल रहा था, तो ये काल जो है उसके आगे जब हमारी महाजनपद के बाद का ये काल है। तो 400 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में गहन तप किया था और पाणिनि ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 28 दिनों तक पाणिनि गांव में सिद्धेश्वर तालाब के पास ध्यान किया था। तो संभव है कि आने वाले प्रश्नों में, आने वाले कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आपको पाणिनि से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाणिनि जी का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा पाणिनि जी का जो जन्म है वो नेपाल के अधोखांची जिला में हुआ था और ये सिद्धेश्वर तालाब है जिसके पास उन्होंने क्या किया था, ध्यान किया था। चूंकि अब ये जो मामला है वो अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। ओली ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि जी का जन्म यहाँ हुआ था और हमें इस पवित्र स्थान को देवभूमि के रूप में मान्यता देनी चाहिए जहाँ से संस्कृत का ज्ञान उभरा है। तो आपको पता है कि पाणिनि जो है संस्कृत के व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं और ऐसे में ये जो न्यूज़ है ये अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है और आने वाले समय में हमारे लिए ये परीक्षा का हिस्सा भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूस के विजय दिवस के परेड के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो रूस के विजय दिवस परेड के लिए आपको बता दें कि ये एक सिलसिला चल रहा है, लगातार प्रधानमंत्री का जो है वो क्या चल रहा है, विजिट चल रहा है। और ये विजिट, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इसके बाद रूस में यदि प्रधानमंत्री इस समय जाते हैं तो उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी भारत यात्रा अभी संभव है। हालांकि इसका शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभव है कि वो भारत भी आए। क्या है खबर, आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। तो आपको पता है इस जो सेकेंड वर्ल्ड वार है 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1945 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो यहाँ पे जो जर्मनी वाली सेना थी वो क्या हो गई थी, हार गई थी और यहाँ पे जीत, विजय उत्सव मनाने के लिए प्रति वर्ष क्या मनाती है,
जो 1945 से यदि आप देखेंगे तो ये हमारा 2025 चल रहा है और इसके हिसाब से कौन सा है तो 80वां वर्षगांठ है ये। मंत्री आंद्रे रोडको ने जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि मॉस्को में 9 मई की परेड में भारतीय प्रधानमंत्री के भाग लेने की उम्मीद कर रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी जो है रूस का तास है उनका सरकारी समाचार एजेंसी। उन्होंने कहा है कि निमंत्रण भेजा जा चुका है और यात्रा की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। तो ये इनका जो है पूरा का पूरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए कई मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें रूस भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को का दौरा किया था। आपको याद आ रहा होगा ब्रिक्स सम्मेलन। अक्टूबर में पीएम ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी शहर कजान में कजान का दौरा किया था और अपनी पिछली यात्रा के दौरान मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था और पुतिन पहले ही मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये तो खबर है हमारे लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आप भारत ये कहाँ कनेक्ट करता है तो हमारे ये जीएस पेपर को कनेक्ट करता है जहाँ जिस खंड में हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछे जाते हैं। और यहाँ पे खासकर उस दौर में जब रूस जो है वो यूक्रेन के साथ क्या है वॉर में इंगेज है और वैसे क्षेत्र में भारत ने अपने दोस्ती का परिचय दिया है और लगातार जिस समय से युद्ध शुरू हुआ है या उसके पहले यूएसए ने जब रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाया है उसके बावजूद रूस पे सैंक्शंस के बावजूद भारत ने रूस से S-400 खरीदा। भारत में बहुत बड़े स्तर पे कच्चा तेल खरीदा गया और भारत लगातार अप्रत्यक्ष रूप से सामान खरीदकर आर्थिक रूप से रूस का लगातार मदद कर रहा है और यही भारत ने इस बात को प्रूव कर दिया है क्योंकि विपत्ति में ही अपने दोस्तों की पहचान होती है। और भारत ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि जिस तरीके से रूस ने भारत का कभी साथ नहीं छोड़ा था उसी तरीके भारत भी रूस का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और यही कारण है कि रूस ने इतने बड़े आयोजन पे जहाँ पे वो विजय दिवस मना रहा है भारत को आमंत्रित किया है और इसके पहले ब्रिक्स में भारत का दौरा कर चुके हैं। और यही नहीं, भारत और यूक्रेन मतलब भारत जो है यूक्रेन के साथ जो है वो शांति वार्ता के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप यदि इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं तो भारत के एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। भारत सॉफ्ट पावर के रूप में लगातार उभर रहा है यहाँ पे और वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो टॉप क्लास की डिप्लोमेसी है। क्योंकि इस बात को निश्चित रूप से समझना होगा कि भारत जहां एक तरफ यूएसए के साथ ही बहुत गहरे भारत देखिए आप यूएसए के साथ अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, आपने देखा, आपने भारत का साथ देखा, फ्रांस का दौरा हुआ था और अब आप रूस भी जा रहे हैं। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो दो विश्व के दो चिर धूर विरोधी लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करके रखा है। एक तरफ भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, वहीं भारत दूसरी तरफ ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो भारत का ये टॉप क्लास का डिप्लोमेसी है और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जब वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से संभव है कि वहाँ पे Su-57 से संबंधित चेकमेंट से संबंधित कोई ना कोई डील होगा। देखते हैं समय के साथ किस तरह का डील होता है, इसके आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता हो रहा है। ये जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं आपको पता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति का अपना एक विजन होता है और इसके पहले जब बराक ओबामा इसके पहले जब जो बाइडन थे यहाँ पे तो जो बाइडन का जो है उनका एक अलग विजन था। उनके विजन के अनुसार चाइना के साथ जो है डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं था। उसके अलावा आप देखें ईरान से बिल्कुल बात नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता बदला है वहाँ पर वैसे ही आप देखें कि रूस के प्रति भी आप देखेंगे कि यूएसए का जो होता है नर्म और उनसे भी लगातार बातचीत का आप देखिए प्रयास चल रहा है। दूसरी तरफ चाइना के साथ जो संबंध जो है वो और भी ज़्यादा ट्रेड वार जो है बड़े स्तर पे चल रहा है और ईरान के हमेशा ही फेवर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो देखा गया है, जो उनका विजन देखा गया और यही कारण है कि अब ईरान के साथ जो है वो वार्ता शुरू हो गई है और ये एक न्यूट्रल भूमि पे ये वार्ता हो रहा है जो कि ओमान के मस्कट में आप देखेंगे कि ये वार्ता हो रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही बड़ा वार्ता है क्योंकि एक बहुत लंबे समय से यूएसए और ईरान के बीच में आप देखेंगे खराब संबंधों का दौर चल रहा है और यही कारण है कि अब ईरान ने जो है अपना परमाणु संबंधन स्वीकार कर मतलब प्रारंभ कर दिया है और यहाँ तक कि 60% तक उन्होंने इनरिचमेंट कर लिया है। और इसी बात से जो है वो चूंकि खाड़ी देशों में क्या हो सकता है असंतुलन बैठ सकता है, यही कारण है कि अब यूएसए की तरफ से यहाँ पे प्रतिनिधि आए हैं और ईरान के साथ वार्ता कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा का पूरा खबर क्या है। पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के माहौल में ईरान में परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच में शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई वार्ता में सकारात्मक रही है। दोनों देशों ने वार्ता में जारी रखते हुए सहमति जताई है कि अगली वार्ता 19 अप्रैल को होनी है और अगले सप्ताह में होने वाली वार्ता का स्थान बदल सकता है। दोनों देशों के बीच में ओमान की मध्यस्थता कायम रहेगी, यह जानकारी ईरान के विदेश मंत्री ने दी है। साथ ही साथ दूसरे जो न्यूज में आप देखें तो गाजा में युद्ध और लेबनान, सीरिया व यमन में अशांति के बीच शनिवार को मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का दौर शुरू हो गया। अब आप समझिए कि ये उस समय वार्ता चल रहा है जब इजराइल और गाजा के बीच में आप देखें एक लंबे समय से युद्ध चला रहा है और हाल फिलहाल में इजराइल ने एक बार फिर से अटैक किया है और वो लगातार इस चीज़ को समाप्त करना चाह रहा है और ईरान इसके फेवर में बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि ईरान समर्थित ही वहाँ पे आप देखेंगे गाजा से
आप देखेंगे कि उग्रवादी यहाँ पे आते हैं। वार्ता में अमेरिका दल के नेतृत्व ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने यहाँ पे सदस्य मतलब हिस्सा लिया था, और ईरानी दल की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री जो थे वो अरागची थे। लेकिन दोनों दलों के बीच में सीधी वार्ता नहीं हुई, मतलब एक बीच में जो मस्कट है बीच में बैठा था, एक तरफ यूएसए थी और दूसरी तरफ कौन सा था, ईरान था। तो ईरान और यूएसए के बीच में आपको ध्यान रखना चाहिए कि सीधी वार्ता नहीं है, बीच में मतलब एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक रूम में यूएसए के प्रतिनिधि हैं, दूसरे रूम में ईरान के प्रतिनिधि हैं, और बीच में इसको इंटरप्रेट करने का जो काम कर रहा है वो मस्कट कर रहा है। इस बात को याद रखना होगा। तो दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के जरिए वार्ता कर रहे थे। यह जानकारी ईरानी विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रवक्ता इस्माइल बगोई ने एक्स पर दी है, मतलब खुद उनका यह स्टेटमेंट है। 2.5 घंटे तक कुल मिला के ये वार्ता चली और दोनों के बीच में क्षेत्रीय तनाव को कम करने की बात की गई है। बैठक में कैदियों की अदला बदली की बात की गई है और मुख्य मुद्दे जो हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निगरानी में लाने और बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर भी वार्ता हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु विकास कार्यक्रम के शांतिपूर्ण उद्देश्य की गारंटी नहीं देता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई तय है। ईरान भी कह चुका है कि ईरान पर अमेरिका का हमला होने पर क्षेत्र में स्थित अमेरिकी अड्डों को निशानी बनाएगा। ओमान लंबे समय से पश्चिमी और ईरान के बीच में मध्यस्थता करता आ रहा है और इस भूमिका में उसने कई विदेशी नागरिकों को ईरान से रिहा भी करवाया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका सशंकित है और अमेरिका को लगता है कि ईरान यूरेनियम को परिष्कृत करने का स्तर बढ़ा रहा है और वह परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी के चलते 2018 में ट्रंप राष्ट्रपति पहले कार्यकाल में ही ईरान के साथ शक्तिशाली देशों में हुए परमाणु समझौते से अलग हो गए थे और इसी के बाद समझौता कमजोर पड़ गया था और लगभग निष्प्रभावी हो गया। देखिए पूरा का पूरा जो है आपने ये कंटेंट देखा, और कंटेंट में यहाँ पे दो तरह की बात की गई है। अमेरिका जो है वो यूएसए के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और वो समझ रहा है कि यहाँ पे उसको जैसी खबर मिली है कि 60% से ज़्यादा यहाँ पे यूरेनियम का इनरिचमेंट हो गया है। आपको पता है कि यदि वो 80% तक इनरिचमेंट कर लेता है तो आप समझेंगे कि परमाणु बमों बनाने में सक्षम हो जाएगा। और एक खबर जहाँ आ रही है कि जितना यूरेनियम अभी मतलब ईरान के पास है उससे वो लगभग 2 परमाणु बम बना सकता है। तो इस बात से चिंतित है क्योंकि ईरान जब एक परमाणु संपन्न देश हो जाएगा, अपने आप को घोषित कर देगा, तो फिर गल्फ कंट्री के ऊपर अब यूएसए का कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल है। तो पहला तो ये कारण है जिसके कारण लगातार यूएसए ये कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ शांति वार्ता हो जाए। हालांकि इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कराने वाला भी यूएसए ही था। एक समय ऐसा था जहां पे ईरान के साथ यूएसए के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन ईरान मतलब यूएसए का ये कहना है कि ईरान जो है वो परमाणु तो रखे लेकिन उसका क्या है कि फ्रेंडली यूज करे, उसका वॉर संबंधी चीज़ों के लिए यूज नहीं करे। अब देखते ही हैं कि 19 अप्रैल को जो अगली वार्ता है उसमें क्या वो चीज़ें निकल कर आती हैं और यहाँ से कैसे मामला आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच में एक मीटिंग जरूर हो गई है और ओमान लगातार मध्यस्थता का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून में खुलेगा चीन में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे एक बहुत ही पर्यटन वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है ये, और दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है वो कहाँ पे है, अभी भी चाइना में है। आइए देखते हैं। इंजीनियरिंग मार्बल इसे कहा जा रहा है और इसे कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज से ये 9 गुना और एफिल टावर से 2 गुना ऊंचा पुल है। यह पुल दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। और जरा देखिए इसकी ऊंचाई क्या है। किस नदी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेईपन नदी तल जहाँ पे है, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये नदी कौन सा है, ये नीचे बेईपन नदी तल दिख रहा है और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है 625 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा और ये बादलों में आपको नजर आ रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है और साथ ही साथ यह 1420 मीटर या 4650 मीटर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुल होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इसकी जो ऊंचाई खुद की ऊंचाई कितनी है, 4650 फीट है, या मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास तो इसकी ऊंचाई ही है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो यहाँ जानने वाली बात ये है, हमारे पास अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है चाइना। क्या क्या हुआ है यहाँ पे जरा देख लें। यहाँ पे दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है वर्तमान में बेईपन जियांग ब्रिज है, जो कि खुद चाइना में ही उपस्थित है, चाइना के गुइझोउ में है और गुइझोउ और यूनान प्रांत के बीच में बेईपन नदी पर बना यह पुल नदी से 565 मीटर ऊंचा है। तो अभी तक दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है वो चाइना में ही है, जो कि 565 मीटर ऊंचा है। और जो अगली पुल इसी क्षेत्र में बन रहा है वो पुल कितनी है, 625 मीटर जो है ये ऊंचा पुल होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इस पूरे एरिया में आप देखेंगे इस क्षेत्र में 30,000 पुल हैं और 100 सबसे ऊंचे पुलों में से लगभग आधे पुलों का जो है ये एरिया पूरा घर है। पर्यटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारे करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रखना पड़ेगा, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पुल है वो कहाँ पे है, चाइना में था और अब चाइना में ही रहेगा। कारण यह है कि अगला पुल जो है 625 मीटर ऊंचा वहाँ पे बन रहा है। बस इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले खबर की तरफ और यहाँ पे डिफेंस में चलते हैं। डिफेंस में कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और डिफेंस में सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है उसको देखें आप कि भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, जिसको हम लोग टाइगर ट्रंप के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका और भारत के बीच में कई सारे जो हैं वो आप देखेंगे
कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें टाइगर ट्रम्प जो है एक HADR एक्सरसाइज है, मतलब ह्यूमन रिलीफ से संबंधित, ह्यूमन असिस्टेड रिलीफ इसको कहा जाता है। तो आपदा से संबंधित यहाँ पे किस तरीके से हमारे जो है वो सैनिक यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, उससे संबंधित ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है जिसको टाइगर ट्रम्प कहा जाता है। टाइगर बेसिकली जो है वो इंडिया के लिए है और ट्रम्प जो है वो आपको पता है ट्रम्प के नाम पे इसको रखा गया है। तो ये कब से कब तक चला है, तो ये 2 से 4 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है। 2 से 4 अप्रैल के बीच में आयोजन किया गया है। और आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये दुवाड़ा फायरिंग रेंज जो है वो बेसिकली आप कर्नाटका में देखेंगे, वहाँ पे इसका अरेंज किया गया। और भारत की तरफ से आप देखेंगे कि 8 गोरखा राइफल इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो बस आपको जानने की बस जरूरत है कि इंडिया और USA के बीच में जो एक्सरसाइज होते हैं वो कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। और अभी आपने टाइगर ट्रम्प देखा, इसके अलावा USA के साथ जो है और कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, तो आपको यदि याद आ रहा होगा तो एक और अभी हाल फिलहाल में हुआ था जिसका नाम क्या था, युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास भी उसके साथ होता है। इसके अलावा जो एक पॉपुलर एक्सरसाइज है वो कौन सा है, वज्र प्रहार है, वो भी अमेरिका के साथ होता है। इसके अलावा क्वाड के साथ जो है वो एक्सरसाइज कौन सा होता है, वो मालाबार होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और तर्कस एक एक्सरसाइज है, वो भी USA के साथ ही है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज का लिस्ट यहाँ पे है, उसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो ऑस्ट्रा हिंद वह आप कह सकते हैं एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है। बांग्लादेश के साथ आपको पता है कि संप्रति बोंगो सागर ये होता है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड है। फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति होता है। और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कजाकिस्तान के साथ पार्बल डस्टिक, कजाकिस्तान के साथ किर्गिस्तान के साथ खंजर अभी हाल फिलहाल में ही संपन्न हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। मालदीव के साथ एक्वेरिन होता है। एक्वेरिन आप देखेंगे मालदीव के साथ एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्ती भी अभी याद आ रहा होगा जिसमें श्रीलंका भी साथ में था। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट है। म्यांमार के साथ आइमेबैक्स है जो अभी संपन्न हुआ है। नेपाल के साथ सूर्यकिरण होता है। ओमान के साथ अल नगा अभी संपन्न भी हुआ था। रूस के साथ तो कई सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें से एक्सरसाइज इंदिरा जो है इंपॉर्टेंट है। सेशल्स के साथ आप देखेंगे एक्सरसाइज लामिते इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और भी कई एक्सरसाइज है। थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज मैत्री जो भी हाल फिलहाल में हुआ। मित्र शक्ति और मैत्री में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थाईलैंड के साथ जो एक्सरसाइज मैत्री होता है। और एक और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो होता है वो मैत्री एक्सरसाइज एक और भी है। यूके के साथ आप देखेंगे अजय वॉरियर किसके साथ होता है, यूके के साथ होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार के लिए एक और चीज़ आप याद कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में भारत ने म्यांमार में कौन सा एक्सरसाइज लॉन्च किया हुआ है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा चल रहा है, जो वहाँ पे भूकंप में रिलीफ दे रहा है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं डिफेंस के अगले खबर की तरफ चलते हैं। नौसेना को मिलेंगे 26 फ्रांसीसी राफेल विमान। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है। आपको याद आ रहा होगा कि पिछले फरवरी महीने में भारत ने क्या किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की थी। और वहाँ पे जो था किस लिए यात्रा की थी, तो वहाँ पे ऐसे बातचीत तो होना था AI समिट के ऊपर, जहाँ पे वो 3rd AI समिट में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण वाले सीरीज में कवर किया था कि प्रधानमंत्री ने वहाँ पे राफेल M को लेकर जो है डील हो गई है। और वहाँ से अब भारत जो है वो 26 राफेल का मरीन वर्जन जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में डील हो चुका है, जिसकी आपूर्ति 2030 और 31 के बीच में जो है वो हो जाएगी। इसके बारे में देखते हैं, संपूर्ण विश्लेषण को देखते हैं कैसे ये पूरा का पूरा न्यूज़ चला है। आइए समझते हैं यहाँ की पूरा खबर क्या है। तो आपको पता है कि इंडियन नेवी जो है, भारत की जो इंडियन नेवी है, और भारत के पास आप देखते हैं 7500 किलोमीटर का जो है वो पूरा कोस्टल बाउंड्री है। और साथ ही साथ इंडियन ओशन का भारत जो है वो मेन प्लेयर है। तो यदि इंडियन ओशन के ऊपर यदि मजबूत पकड़ बना के रखना है हिंद महासागर के ऊपर, तो भारत के पास जो है वो ऐसे हथियारों की जरूरत है। यही कारण है कि भारत ने भी हाल फिलहाल में अमेरिका से छः PATI का डील किया है। INS विक्रमादित्य जो है आपने देखा भारत के पास हो गया है। दूसरा जो है INS विक्रांत हमारा ऑलरेडी बन के तैयार हो रहा है, लेकिन फाइटर स्क्वाड्रन की कमी थी हमारे पास, क्योंकि नेवी जो है अभी काम कर रहा था केवल MiG-29 के मरीन वर्जन के ऊपर, मार्क के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन अब वो काफ़ी पुराना हो चुका है। वहाँ पे बड़े लंबे समय से एक फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत महसूस की जा रही थी। और यही कारण है कि अभी भारत ने क्या किया है, रूस के साथ राफेल का M का डील किया है। तो आप देखें यहाँ पे 64,000 करोड़ रुपए में भारत कितना करेगा, 26 राफेल का डील हुआ है। इसके पहले भारत ने 36 राफेल का डील ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के साथ किया हुआ है, जो कि सारे राफेल भारत में आ चुके हैं। तो इस 26 में से आप देखेंगे कि 26 राफेल में से 22 जो है वो कॉम्बैट राफेल हो रहे हैं और 4 जो है यहाँ पे क्या है, ट्रेनर हैं, मतलब 2 सीटर्स हैं, जिसके आधार पे पायलट को उस पर ट्रेंड किया जाएगा। तो राफेल M और पूरा एयरक्राफ्ट कौन सा है, राफेल M है। तो राफेल के बारे में आपको याद करा दें कि राफेल जो है वो कौन सी कंपनी की है, तो फ्रांस के डेसॉल्ट कंपनी का है। और ये 4.5th जनरेशन का जहाज है, वॉर प्रूवन जहाज है। कई जगह इसका वॉर में इस्तेमाल किया जा चुका है और भारत में अभी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है और दुनिया के कई बड़े देश इसका और भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, इसके कुछ खासियत को देख लीजिए। तो ये राफेल का जो ये सीलिंग हाइट है, मतलब ये लगभग 50,000 फीट तक जा सकता है, जिसे हम लोग फ्लाइट लेवल 500 कहते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप ऊंचाई जो आप बात करेंगे, तो ये एल्टीट्यूड की यदि आप बात करेंगे तो ये 50,000 फीट तक जा सकता है, मतलब फ्लाइट लेवल 500 तक जा सकता है। मैक्स स्पीड की बात करेंगे तो आप 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये 2.5 मैक के आसपास का स्पीड ये गेन कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसे कहाँ पे तैनात किया जाएगा। तो ये हिंद महासागर की रखवाली के लिए मुख्य रूप से इसको लाया जा रहा है। हिंद महासागर पे किसी मतलब एक तरीके से शांति स्थापित करने के लिए, किसी एक देश के पास भारत लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है हिंद महासागर में किसी भी तरीके का जब खतरा हो रहा है,
तो हिंद महासागर में ये 22 सिंगल सीटर जहाज रहेंगे। कहाँ इसको तैनात किया जाएगा? तो तत्काल जो है वो INS डेका पे इसको रखा जा रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। कहाँ जाएगा ये? INS डेका पे रहेगा। साथ साथ ये कहाँ रहेगा? INS विक्रांत के ऊपर आप देख लीजिए कि INS मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर इसको तैनात किया जाएगा। और भारतीय नौसेना विमानों में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS डेका पर ये इसका होम बेस होगा। तो होम बेस कहने का मतलब ये है कि इसका परमानेंट जो स्क्वाड्रन होगा कहाँ पे होगा? INS डेका होगा। लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का जो ये शिप जब मूव कर रहा होगा, खुद का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जब मूव कर रहा होगा, तो ये किस पे रहेगा? INS विक्रांत के ऊपर रहेगा। और पूरे इंडियन ओशन के ऊपर क्या करेगा? ये नजर रखेगा। इसके आर्मामेंट की बात करें तो ये कौन कौन से मिसाइल को कैरी कर सकता है? तो आपको है कि इसके साथ जो है स्कैल्प मिसाइल आता है, जिसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर की है। और ये कहाँ से कर सकता है? हवा टू मतलब ग्राउंड टू एयर मिसाइल जो है वो कौन सा कैरी कर सकता है? तो रफेल ये स्कैल्प मिसाइल को कर सकता है। रफेल का ये स्कैल्प जो है एक क्रूज मिसाइल है, जिसका जो रेंज है वो 300 किलोमीटर के अलावा के पास है। दूसरा ये मिसाइल कैरी कर सकता है, दैट इज मिट्योर मिसाइल। और ये मिट्योर मिसाइल कैसा है? एयर टू एयर मिसाइल है, दैट इज 100 किलोमीटर। एयर टू एयर बेसिकली ये BVR मिसाइल है। तो ये 100 किलोमीटर की क्षमता को रखता है और हवा से हवा में मार कर सकता है। दूसरा इसके पास जो होता है एयरक्राफ्ट के पास लेजर गाइडेड बम भी होता है। तो ये एक तरीके का बम जो है वो लेजर से जो डायरेक्टेड होता है, तो लेजर गाइडेड बम को भी ये ले सकता है, जो बेसिकली SOW का काम कर सकता है। ये SOW के रूप में इसको डंप भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो मिसाइल है वो कैसा है? वो हैमर मिसाइल है। ये किस लिए काम करता है? तो ग्राउंड टू एयर और बेसिकली किसके लिए? तो ये बंकर्स को नष्ट करने के लिए ये खास कर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रफेल के साथ कौन कौन से मिसाइल है याद रखिएगा? स्कैल्प मिसाइल है जो कि ग्राउंड टू एयर है, हैमर मिसाइल भी ग्राउंड टू एयर ही है लेकिन बंकर्स के लिए है, और एयर टू एयर मिसाइल मिट्योर और साथ ही साथ लेजर गाइडेड बम भी इसके साथ कैरी कर सकता है। तो बहुत ही घातक हथियार है और भारत में शामिल यदि ये होता है तो भारत के नेवल की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एयरफोर्स पहले से ही 36 रफाल को रखी है फ्रांस से, जो कि 60,000 करोड़ रुपए का डील था। इस बात को आप याद रखेंगे। और अभी जो भारत ने कैबिनेट ने इस बात पे अब मोहर लगा दी है। और यह वाला डील कितने का है? तो 63 से 64 हज़ार। कारण यह है कि जो एयरक्राफ्ट नेवी के साथ इस्तेमाल होता है उसमें थोड़ा सा कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रादर देन की जो एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 4.5 जनरेशन का जहाज, इस बात को आप याद रखेंगे। क्या अंतर होता है? तो भारत में अभी देखेंगे कि अब तो 6 जनरेशन के भी एयरक्राफ्ट हो रहे हैं। तो जनरेशन वाइज क्या अंतर होता है? जनरेशन वाइज बेसिकली क्या है कि एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी का अंतर होता है। जैसे उदाहरण के ऊपर चले कि 4th जनरेशन के जो जहाज हैं, जो बेसिकली 4th जनरेशन जेट फाइटर हैं, वो 1970 से 80 के बीच में लाए गए थे। और इसमें जो है वो जिसके मेन स्पेसिफिकेशन थे, इसमें एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड रोल जो है वो एबिलिटी टू बोथ स्विच एंड स्विंग रोल्स बिटवीन एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड जो है वो रोल कर सकता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, ये तो टेक्निकल वर्ड आप नहीं ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यहाँ समझ लें कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो जो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे जो भारत में 70 से 80 के दौरान पूरी दुनिया यूज कर रही थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर MiG-29 है, F-16 है, मिराज 2000 है जो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत के पास MiG-29 का बड़ा सा फ्लीट है, F-16 वैसे इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के पास भी है ये। और मिराज 2000 सबसे ज़्यादा वॉर प्रूवन एयरक्राफ्ट है जो भारत इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये रडार पे नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये रडार पे आपको नहीं आएगा। इसके ऊपर इसका डिजाइनिंग ऐसी की जाती है, इसके ऊपर मटेरियल ऐसे लगाए जाते हैं कि ये रडार पे आपको नहीं नजर आएगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये यूरो फाइटर जो है वो बेसिकली क्या है? यूरोपियन यूनियन का है, टाइफून है, रफेल है। तो रफेल भारत के पास है, तो भारत के पास 4.5 जनरेशन है। इसके अलावा 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं? तो F-22 रैप्टर है, चेंगडू है जो चाइना का है, J-20 जो है वो क्या है? चाइना का है। तो F-22 जो है वो कौन सा है? आपका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा फिर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चल रहा है, जिसको USA ने रिवील कर दिया। USA के पास भी है और चाइना के पास भी है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने न्यूज़ जो देखा, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है डिफेंस के न्यूज़ को। तो इस सेशन में रहने देते हैं इतना ही तक। आगे जो है और हमारे पास इस वीक के और भी न्यूज़ है, जहाँ हम लोग इन्वायरमेंट को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के 2-4 न्यूज़ है उसको भी कवर कर लेंगे। तो केवल आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस वीक के तमाम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को या टॉपिक को आप कवर कर पा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सामने आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, जिसके आधार पर हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन से लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने करंट अफेयर्स को लगातार अपडेट कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आपको टू द पॉइंट रखा जाए। एक तरफ मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको डे टू डे का करंट अफेयर्स अपडेट करा रहा हूं और दूसरी तरफ मैगजीन के माध्यम से आपको उन हिडन फैक्ट से भी परिचित करा रहा हूं। और मैगजीन के रूप में मैंने प्रतियोगिता दर्पण सीरीज भी चला रखा है। तो एक बार फिर से आपको याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि लगता है कि ये चैनल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक है तो आप निश्चित रूप से कमेंट भी करें, इससे काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धन होता है। और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करें। तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां बात होगी इकोनॉमी, डिफेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और स्पोर्ट्स की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।